जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है टीएफ क्लासेस में। मैं हूं विकास कुमार और आज हम फिर से लेकर आए हैं इंडियन पॉलिटिक्स का एक नया टॉपिक जिसका नाम है संविधान की अनुसूचियाँ। तो आज हम देखने वाले हैं संविधान की अनुसूची के बारे में। तो चलिए आपका ज़्यादा देर नहीं लेते हुए इसके बारे में देखते हैं। संविधान की अनुसूची प्रारंभ में मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। मूल संविधान में दोस्तों 8 अनुसूची थी। लेकिन संविधान में संशोधन करके 4 और अनुसूची को ऐड किया, यानी 8 + 4 यानी 12। तो अब जो वर्तमान में अब जो है 12 अनुसूची है। मूल संविधान में प्रारंभ में 8 था, अभी वर्तमान में टोटल 12 अनुसूची है। तो 4 कौन कौन अनुसूची जोड़ा गया? तो 8 के बाद 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, 10वीं को, 11वीं को और 12वीं को। तो इसकी चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। तो ये जान गए। अब देखेंगे प्रथम अनुसूची में देखेंगे भारतीय राज्य तथा प्रथम अनुसूची में कहा गया है कि भारतीय राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के नाम क्षेत्रफल के विषय में जानकारी प्राप्त होता है प्रथम अनुसूची से भारतीय राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के नाम क्षेत्रफल के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। अब देखेंगे द्वितीय अनुसूची से भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन, भत्ते और पेंशन की विषय में जानकारी प्राप्त होता है। यानी कि द्वितीय अनुसूची से हमें भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले जितने पदाधिकारी है, जैसे राष्ट्रपति है, राज्यसभा के सभापति हो गए, उपसभापति हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हो गए, के वेतन, भत्ता और पेंशन की विषय में जानकारी मिलता है अनुसूची 2 से। अब नोट में देखेंगे कि उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन राज्य के संचित विधि से दिया जाता है। जबकि जो पेंशन जो है भारत की संचित विधि से दिया जाता है। तो नोट में देखें जैसे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन जो है राज्य के संचित विधि से दिया जाता है। वेतन उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन दिया जाता है राज्य के संचित विधि से, लेकिन पेंशन दिया जाता है भारत की संचित विधि से। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वेतन दिया जाता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राज्य के संचित विधि से और पेंशन दिया जाता है भारत की संचित विधि से। अब देखेंगे तृतीय अनुसूची में देखेंगे, इस अनुसूची से भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले पदाधिकारी जैसे संसद सदस्य, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश इत्यादि के शपथ ग्रहण की विषय में जानकारी प्राप्त होती है। यानी तृतीय अनुसूची से भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले पदाधिकारी, जितने भी आने वाले पदाधिकारी हैं, जैसे संसद के सदस्य, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश इत्यादि के शपथ ग्रहण। ये समझ लिए कि दूसरा में पेंशन राष्ट्रपति, ये जितने भी अधिकारी हैं राज्य व्यवस्था के, दूसरी अनुसूची में सबकी जो वेतन भत्ते की चर्चा की गई है, पेंशन की, और तीसरे में शपथ ग्रहण की चर्चा की गई है तीसरी अनुसूची में। एक नोट में यहाँ पर देखिएगा, कई बार बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर बैठते हैं। जैसे कि तीसरे में दिया रहता है जैसे शपथ ग्रहण के बारे में जितने भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले पदाधिकारी हैं, लेकिन तीसरी अनुसूची से, नोट में देखेंगे, तीसरी अनुसूची से हमें राष्ट्रपति
कौमा उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ ग्रहण के विषय में जानकारी प्राप्त नहीं है। शपथ ग्रहण के विषय में जानकारी प्राप्त नहीं है। और कई सारे स्टूडेंट जाके पूछ देगा कि राज्यपाल की या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की शपथ ग्रहण निम्नलिखित में से किस में है का उल्लेख किया गया है। तो प्रथम अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तृतीय रहेगा या चौथा में इनमें से कोई नहीं रहेगा और जाके वहाँ पर तीसरी अनुसूची मार देते हैं। तो ये गलती नहीं करना है दोस्तों। तीसरी अनुसूची से राष्ट्रपति, केवल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ ग्रहण के विषय में जानकारी प्राप्त नहीं है। इसके लिए आर्टिकल, एक स्पेशल आर्टिकल के तहत शपथ ग्रहण, जैसे कि राष्ट्रपति का जो शपथ है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 60 के तहत, अनुच्छेद 60 में है। राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 में है और उपराष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 69 में, आर्टिकल 69 में, आर्टिकल 69 में है उपराष्ट्रपति का शपथ की चर्चा। और राज्यपाल के शपथ ग्रहण की चर्चा ये आर्टिकल यानी अनुच्छेद 159 में है। अनुच्छेद 159 में है राज्यपाल की शपथ ग्रहण की चर्चा, अनुच्छेद 159 में। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए कुछ शपथ से जुड़े हुए बातों को, पॉइंट को देखते हैं। जैसे राष्ट्रपति को शपथ, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश यानी उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। दूसरा पॉइंट है उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति। कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा ये राष्ट्रपति दिलाएंगे। और प्रधानमंत्री, तीसरे पॉइंट में है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति दिलाते हैं प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। अब है चौथा पॉइंट है राज्यपाल की शपथ। राज्यपाल को शपथ, तो राज्यपाल को शपथ दिलाता है राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि जिस राज्य में गवर्नर होंगे यानी राज्यपाल होंगे उसी राज्य के, उसी स्टेट के हाई कोर्ट से के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को यानी गवर्नर को शपथ दिलाएंगे, है ना। अब है नेक्स्ट पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की शपथ। और मुख्यमंत्री, हर एक स्टेट में मुख्यमंत्री होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं या अन्य मंत्री, यानी कोई भी मंत्री है तो उनको शपथ राज्यपाल यानी गवर्नर करवाएंगे। राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। तो मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की शपथ राज्यपाल यानी राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। अब देखेंगे चौथी अनुसूची। इस अनुसूची से राज्यसभा की सीटों के बंटवारे के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। चौथी अनुसूची से राज्यसभा के सीटों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये चौथी अनुसूची से होती है। अब पांचवी अनुसूची को देखेंगे। पांचवी अनुसूची से अनुसूचित क्षेत्रों के शासन प्रशासन, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के शासन प्रशासन के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। इतना याद रखिएगा, यानी अनुसूचित जाति के क्षेत्रों के शासन प्रशासन के विषय में जानकारी प्राप्त होता है पांचवी अनुसूची से, है ना। अनुसूचित क्षेत्रों के में शासन प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है। पूछेगा कि अनुसूचित क्षेत्रों में शासन प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है। तो ये याद रखिएगा पॉइंट, राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में शासन प्रशासन चलाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। अब नोट में देखेंगे जातीय सलाहकार परिषद का गठन। जातीय सलाहकार परिषद का गठन ये पांचवी अनुसूची के तहत किया गया था। तो पूछा जाएगा कि जातीय सलाहकार
परिषद का गठन किस अनुसूची के तहत किया जाएगा? तो 5वीं अनुसूची के तहत किया जाएगा, जातीय सलाहकार संघ परिषद का गठन, है ना। तो चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। प्रथम अनुसूची से भारतीय राज्य तथा केंद्र, जैसे संविधान की अनुसूची है तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थे, संविधान में संशोधन करके 4 और अनुसूची को ऐड किए गए, तो अब वर्तमान में यानी 12 अनुसूची है। तो चौथा अनुसूची कौन कौन है? जैसे 8 के बाद 9वीं अनुसूची जोड़ेगी, 10वीं अनुसूची जोड़ेगी, 11वीं और 12वीं, और अब प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूची हो गए, 12 अनुसूची। प्रथम अनुसूची से भारतीय राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्रफल तथा नाम के विषय में जानकारी प्राप्त होता है प्रथम अनुसूची से। द्वितीय अनुसूची भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले जितने भी पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते और पेंशन की जानकारी प्राप्त होता है दूसरी अनुसूची से, है ना। दूसरी अनुसूची से उच्च न्यायालय के नोट में देखेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन राज्य के संचित विधि से, जबकि पेंशन जो है भारत की संचित विधि से दिया जाता है। तृतीय अनुसूची से भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले विभिन्न पदाधिकारी जैसे संसद सदस्य, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश इत्यादि के शपथ ग्रहण। तीसरी में है शपथ ग्रहण की विषय में जानकारी प्राप्त होता है। नोट में देख लेंगे, जैसे तीसरी अनुसूची से हमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल यानी गवर्नर की शपथ ग्रहण के विषय में जानकारी प्राप्त नहीं होती है ना। इसके लिए स्पेशल, जैसे आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ की ग्रहण की चर्चा की गई है। उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की चर्चा आर्टिकल 69 यानी 69 अनुच्छेद 69 में चर्चा की गई है, और राज्यपाल के शपथ ग्रहण की चर्चा अनुच्छेद 159 यानी आर्टिकल 159 में चर्चा की गई है। अब पॉइंट को देखेंगे, जैसे राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, अगर न्यायाधीश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे, है ना। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, राज्यपाल को शपथ राज्य के न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो स्टेट में, जिस स्टेट में जो गवर्नर होंगे उन्हीं के स्टेट के हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गवर्नर को यानी राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे, और मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, है ना। अब चौथी अनुसूची में देखें, चौथी अनुसूची से हमें राज्यसभा के सीटों के बंटवारे की जानकारी का आवंटन का जानकारी प्राप्त होता है चौथी अनुसूची से। चौथी अनुसूची से राज्यसभा के सीटों के विषय में जानकारी के बारे में हमको मिलता है, आवंटन के बारे में। पांचवी अनुसूची से अनुसूचित क्षेत्रों के शासन प्रशासन के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। पांचवी अनुसूची से अनुसूचित क्षेत्रों के शासन प्रशासन के विषय में, अनुसूचित क्षेत्रों में शासन प्रशासन का राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है, और अनुसूचित क्षेत्रों में शासन प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। नोट में देखेंगे, जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन 5वीं अनुसूची के तहत किया गया है। जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन 5वीं अनुसूची के तहत किया गया है। अब छठी अनुसूची में असम, मेघालय और त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्रों के शासन प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। तो छठी अनुसूची से असम, मेघालय, त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्रों के शासन प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। नोट में देखेंगे कि स्वायत्त शासी जिला परिषद का गठन छठी अनुसूची के अंतर्गत किया जाता है। छठी अनुसूची के अंतर्गत किया जाता है स्वायत्त शासी जिला परिषद का गठन छठी अनुसूची के अंतर्गत किया जाता है। अब 7वीं अनुसूची, नेक्स्ट है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय में जानकारी प्राप्त है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय में जानकारी प्राप्त है। तो 3 विषय में जानकारी प्राप्त है। जैसे प्रथम में है संघ सूची, तो संघ सूची को देखेंगे हम। अब संघ सूची के बारे में, इसमें मूलतः पहले 97 विषय था।
संघ सूची में पहले 97 विषय था और वर्तमान में इसमें 100 विषय है, 3 और विषय ऐड कर दिया गया है, तो बस वर्तमान में इसमें 100 विषय है। समवर्ती संघ सूची में अभी वर्तमान में 100 विषय है और पहले था 97 विषय। इस सूची में शामिल विषयों पर कानून संसद बनाती है। इस सूची में शामिल विषयों पर कानून जो है संसद बनाती है, संसद बनाता है। संघ सूची में कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। मूलतः इसमें कितने विषय थे? 97 थे, अब प्रेजेंट में है, वर्तमान में 100 है, 3 और ऐड कर दिया है। इसके अंतर्गत जो विषय आता है, जैसे रक्षा आता है, संघ सूची के अंतर्गत विषय आते हैं रक्षा, विदेश सेवा, जनगणना, संयुक्त राष्ट्र संघ और बड़े बंदरगाह आते हैं इत्यादि। ये सब इनके संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। अब देखेंगे राज्य सूची। राज्य सूची में इसमें मूलतः पहले 66 विषय थे। कितने विषय थे? 66 विषय थे, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्य सूची के 5 विषय को हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो राज्य सूची में मूलतः 66 विषय थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्य सूची से 5 विषय को हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया, जिससे वर्तमान में राज्य सूची के में 61 विषय रह गया है। राज्य सूची में अब कितना विषय रह गया है? वर्तमान में 61 विषय रह गया है। और इस सूची पर कानून राज्य के विधानमंडल बनाती है, और राज्य सूची पर कानून राज्य के विधानमंडल बनाती है। अब देखेंगे समवर्ती सूची। समवर्ती सूची इसमें मूलतः 47 विषय था। इसमें पहले 47 विषय था, जबकि वर्तमान में 52 विषय है। जबकि वर्तमान में 52 विषय है। बताए थे कि राज्य सूची से 5 विषय को लेकर के 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। तो समवर्ती सूची में 47 विषय था, और इसमें से 5 लेकर समवर्ती सूची में, राज्य सूची से 5 लेकर विषय समवर्ती सूची में जोड़ दिया। तो 47 में 5 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 52 नहीं हो जाएगा? तो 52 विषय है। इस सूची के विषय पर कानून संसद तथा विधानमंडल में से कोई भी बना सकता है। यानी कि समवर्ती सूची पर कानून ना संसद भी बना सकता है और विधानमंडल भी बना सकता है, कोई एक बना सकता है। लेकिन किसी विषय पर संसद और विधानमंडल दोनों कानून बनाती है। कोई विषय पर संसद और विधानमंडल दोनों एक साथ कानून बनाती है। इस स्थिति में संसद द्वारा निर्मित कानून मान्य है। तो इस स्थिति में संसद द्वारा ज़्यादा कानून मान्य होगा, निर्मित कानून जो है संसद द्वारा मान्य होगा, जब दोनों एक साथ बनाएगा तो, है ना, किसी विषय पर। इसके अंतर्गत समवर्ती सूची के अंतर्गत विषय आते हैं विवाह, तलाक, दंड प्रक्रिया, आर्थिक नियोजन और शिक्षा, वन्य जीवों का संरक्षण, मापतौल और न्यायिक प्रशासन इत्यादि। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं विवाह, तलाक, दंड प्रक्रिया, आर्थिक नियोजन, शिक्षा, वन्य जीव का संरक्षण, मापतौल, न्यायिक प्रशासन। अब पूछेगा जो वो 5 विषय है, राज्य सूची में 5 विषय है जो हटाकर 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत समवर्ती सूची में जोड़ा गया, तो कौन कौन से विषय है? तो ये शिक्षा है वो विषय है, वन्य जीवों का संरक्षण है, और मापतौल है, और न्यायिक प्रशासन है। ये 5 विषय को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में ऐड कर दिया गया है। वही ये 5 विषय है, शिक्षा है, वन्य जीव है, जीवों का संरक्षण, मापतौल, न्याय प्रशासन। तो इसे ध्यान में रखिएगा। अब नोट में देखेंगे कि 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच होने वाले शक्तियों के विभाजन के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। 7वीं अनुसूची से केंद्र और राज्य के बीच होने वाले शक्तियों के विभाजन के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। अब यहां देखेंगे 8वीं अनुसूची। 8वीं
अनुसूची, 8वीं अनुसूची में देखेंगे, 8वीं अनुसूची में इस अनुसूची से राज्य भाषा के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। यानी 8वीं अनुसूची से हमें भाषा के विषय में, याद रखिएगा शॉर्ट में, कि हमें भाषा के विषय में जानकारी प्राप्त होती है 8वीं अनुसूची में। मूल संविधान में 14 भाषा था, मूल संविधान में 14 भाषा था, लेकिन बाद में 8 भाषा ऐड कर दिया गया, बाद में 8 भाषा ऐड कर दिया गया। तो वो कौन कौन से 8 भाषा ऐड कर दिए गए? तो हिंदी भाषा को ऐड किया गया, संस्कृत को ऐड किया गया, पंजाबी को ऐड किया गया। हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, मराठी और कन्नड़, तमिल, तेलुगु, बंगाली, उड़िया, असमिया, राजस्थानी, मलयालम, उर्दू को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया। तो 8वीं अनुसूची से हमें भाषा के विषय में जानकारी प्राप्त होती है और मूल संविधान में 14 भाषा थी, लेकिन 8 भाषा को बाद में ऐड किया गया, जैसे हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, बंगाली, उड़िया, असमिया, राजस्थानी, मलयालम, उर्दू को राजभाषा का दर्जा दिया गया, जिससे राजभाषाओं की संख्या बढ़कर कितना हो गई? पहले 14 था और 8 बढ़ गया, अब तो कितना हो गया? 22 हो गई। कितना हो गया? 22 हो गई। अब यहाँ देखेंगे एक पॉइंट कि 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत, 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत राजभाषा को दर्जा दिया गया है, राजभाषा को दर्जा दिया गया है। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत राजभाषा को दर्जा दिया गया है। और सिंधी पंजाब तथा गुजरात में, सिंधी तो यहाँ पर सिंधी होना चाहिए दोस्तों, सिंधी। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। सिंधी भाषा को, कौन से भाषा को? सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत राजभाषा का दर्जा दिया गया है। सिंधी पंजाब तथा गुजरात, पंजाब देखिए, पंजाब तथा गुजरात में बोला जाता है, तो सिंधी भाषा कहाँ बोला जाता है? पंजाब तथा गुजरात में। चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय और त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्रों के शासन प्रशासन की जानकारी प्राप्त होता है। 6ठी अनुसूची से स्वायत्त जिला परिषद का गठन, 6ठी अनुसूची के अंतर्गत स्वायत्त शासी जिला परिषद का गठन 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आता है। 7वीं अनुसूची में देखेंगे 3 सूची के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची की जानकारी प्राप्त होता है। संघ सूची के बारे में देखेंगे, इसमें मूलतः पहले 97 विषय था, 3 विषय और ऐड कर दिया गया, तो वर्तमान में अब 100 विषय है। और इस संघ सूची पर कानून केवल संसद बना सकता है, केवल संसद बनाती है। इसके अंतर्गत विषय आता है रक्षा, विदेश सेवा, जनगणना, संयुक्त राष्ट्र संघ, बड़े बंदरगाह। अब दूसरा में है राज सूची, इसमें मूलतः 66 विषय थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 जो विषय है को हटाकर समवर्ती सूची में ऐड कर दिया गया। तो प्रेजेंट में राज सूची में विषयों की संख्या है 61। तो प्रेजेंट में राज सूची में वर्तमान में कितना है? 61 विषय है। इस सूची पर कानून राज्य के विधानमंडल बनाती है और राज सूची के विषय पर कानून राज्य के विधानमंडल बनाती है। इसके अंतर्गत आने वाले विषय है कृषि, पुलिस, लोकसभा, स्थानीय स्वशासन इत्यादि। इसके अंतर्गत आने वाले हैं कृषि, पुलिस, लोकसभा, स्थानीय स्वशासन इत्यादि। अब देखेंगे समवर्ती सूची, इसमें मूलतः 47 विषय था, लेकिन जबकि वर्तमान में अभी 52 विषय है। बताए थे कि राज सूची से 5 विषय को लेकर 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत समवर्ती सूची में ऐड कर दिया गया है। तो प्रेजेंट में अभी 52 विषय है समवर्ती सूची में। इस सूची के विषय पर कानून संसद तथा विधानमंडल दोनों बना सकता है, लेकिन जब किसी विषय पर संसद और विधानमंडल दोनों एक साथ दोनों एक साथ कानून बना रहा होता है, तब उस स्थिति में संसद द्वारा बनाए गए कानून को ही मान्य होगा, संसद द्वारा बनाए निर्मित कानून मान्य होगा, है ना। जैसे समवर्ती सूची के अंतर्गत विषय है विवाह, तलाक, दंड प्रक्रिया, आर्थिक नियोजन, शिक्षा, वन्यजीवों का संरक्षण, माप तौल, न्याय प्रशासन। और वो 5 जो है विषय जो है वो जो इसमें जोड़ा गया था, शिक्षा, वन्यजीव का संरक्षण, माप तौल और न्याय प्रशासन। तो याद रखिएगा। अब
नोट में देखेंगे कि 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच होने वाले शक्तियों का विभाजन के बारे में विषय में जानकारी प्राप्त होता है। 7वीं अनुसूची से केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले शक्तियों के विभाजन के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। 8वीं अनुसूची में देखेंगे राजभाषा के विषय पर जानकारी प्राप्त, मूल संविधान में 14 भाषा थी और राजभाषा के विषय पर 8वीं अनुसूची से हमें भाषा के विषय पर जानकारी प्राप्त होती है और मूल संविधान में 14 भाषा थी, लेकिन बाद में 8 भाषा को ऐड कर दिया गया। वो भाषा था हिंदी, संस्कृत, पंजाबी और गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, बंगाली, उड़िया, असमिया, राजस्थानी, मलयालम, उर्दू को राजभाषा का दर्जा दिया गया, जिसमें राजभाषाओं की संख्या अब बढ़कर 22 हो गई। पहले 14 था, 8 बढ़ा और 22 हो गया, है ना। अब यहाँ पॉइंट देखेंगे 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी राजभाषा को दर्जा दिया गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी राजभाषा का दर्जा दिया। सिंधी पंजाब तथा गुजरात में बोली जाती है। सिंधी भाषा पंजाब तथा गुजरात में बोली जाती है। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। जैसे इसका ट्रिक है नमक, न से नेपाली, म से मणिपुर और क से कोकनी। तो ये 3 भाषा हो गया जिसको 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो नेपाली कहाँ बोला जाता है? तो सिक्किम में बोला जाता है। और मणिपुर भाषा बोला जाता है मणिपुरी, तो ये मणिपुर में बोला जाता है। कोकनी भाषा बोला जाता है ये गोवा में, तो कोकनी भाषा बोला जाता है कहाँ? गोवा में। नेपाली भाषा सिक्किम में, मणिपुरी भाषा मणिपुर में और कोकनी भाषा बोला जाता है गोवा में बोला जाता है। अब 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। 4 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। जैसे बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 4 भाषा हुआ जिनको 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो बोडो भाषा कौन से राज्य में बोला जाता है? तो ये असम में बोला जाता है। डोगरी भाषा ये जम्मू कश्मीर में बोला जाता है। और मैथिली जो कि बिहार में बोला जाता है, बिहार में। और संथाली भाषा झारखंड में बोला जाता है। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। बोडो भाषा जो कि असम में बोला जाता है। डोगरी भाषा जो कि जम्मू कश्मीर में बोला जाता है। मैथिली भाषा बिहार में बोला जाता है। और संथाली ये झारखंड में। अब 9वीं अनुसूची बताए थे कि मूल संविधान में 8 अनुसूची थे और 4 अनुसूची को बाद में ऐड किया गया है। तो 9वीं अनुसूची 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं यानी कि 9वीं अनुसूची से नए भाषा जो ऐड किए गए हैं यहाँ से स्टार्ट है। जैसे 9वीं अनुसूची, इस अनुसूची को प्रथम संविधान, क्योंकि 9वीं अनुसूची 8 के बाद 4 भाषा जोड़ा गया था, तो 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत इसमें जोड़ा गया है। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत 51 के तहत जोड़ा गया है। इसमें 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार की चर्चा की गई है। तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार की चर्चा के बारे में जानकारी मिलती है और यह प्रथम संविधान संशोधन 1991 के तहत जोड़ा गया है। और उस समय पीएम थे, जब 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी उस समय पीएम कौन थे? प्रधानमंत्री, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1991 के तहत जोड़े गए थे, उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस सूची में शामिल विषयों पर न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। तो इस सूची में शामिल विषयों पर पहले न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है, परंतु सुप्रीम कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय ने 11 जनवरी 2007 को यह फैसला दिया कि 24 अप्रैल
24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों पर कानून की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो 9वीं अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन 1991 के तहत भूमि सुधार की चर्चा की गई है। उस समय प्रधानमंत्री थे यानी प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। इस सूची में शामिल विषयों पर पहले न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी 2007 को यह फैसला दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों पर कानून की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। अब देखेंगे 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत शामिल किया गया है, यानी कि जोड़ा गया है। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत शामिल किया गया है। इसमें दल बदल से अधिनियम शामिल है। तो ये लॉजिक याद रखिए, ट्रिक। 10 से 10वीं अनुसूची और 10 से दल बदल, यानी 10वीं अनुसूची में दल बदल अधिनियम की चर्चा की गई है। और उस समय प्राइम मिनिस्टर थे जब 10वीं अनुसूची को ऐड किया गया था, तो राजीव गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, राजीव गांधी। अब 11वीं अनुसूची तो 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया और इसमें पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा है। तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा है और 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया है। पंचायती राज व्यवस्था को 29 विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। पंचायती राज व्यवस्था को 29 विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। और जब 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया, उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव थे। ये 11वीं अनुसूची जब जोड़ा गया था उस समय प्रधानमंत्री। अब देखेंगे 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और इसमें शामिल किया गया था। इसमें नगर पालिका या नगर निगम को शामिल किया गया है। तो इसमें नगर पालिका और नगर निगम को शामिल किया गया। कौन से? 12वीं अनुसूची में नगर पालिका और नगर निगम को शामिल किया गया है। नगर निगम या नगर पालिका को 18 विषय पर काम करने का अधिकार दिया गया है। नगर निगम को 18 विषय पर काम करने का अधिकार दिया गया है। और जब 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया, उस समय के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। यानी हम कह सकते हैं कि 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची के समय जिस समय जोड़ा गया था, उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसे ही मेहनत करते रहें और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहें। और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।